हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन प्रशासन की, और मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में हमने बात की थी हमारी पिछली कक्षा में केंद्रीय प्रशासन की। ठीक है, और इस केंद्रीय प्रशासन में मैंने आपको बताया कि 26 अध्यक्ष, 18 तीर्थ। ठीक है, अध्यक्षों में से जो जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो प्रमुख अध्यक्ष मैंने आपको कुछ करवाए थे। हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, केवल और केवल 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। अर्थशास्त्र में कुल प्रमुख जो अध्यक्ष मिलते हैं उनका देखो, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष का मतलब लक्ष्य ठीक है, लक्षणाध्यक्ष मतलब कोषाध्यक्ष लक्षण देखता था किसके? सिक्के के। ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो सिक्के जारी करने का कार्य करता था। ठीक है, इसी को मुद्रा या टकसाल अधिकारी कहा जाता था। ठीक है बेटा। दूसरा क्या? सिक्के का निरीक्षण करने या शुद्धता की जांच करने वाला व्यक्ति रूपदर्शक कहलाता। ठीक है, फिर हमने बात करी थी पण्याध्यक्ष की। किसकी बात करी थी? पण्याध्यक्ष। पणी धन अध्यक्ष। ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। पणी की बात हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता में। ठीक है, फिर देखो पोत। पोत का मतलब मैंने आपको क्या बताया? नाव या जहाज। वहां जाकर के आपको क्या करना? तोल, माप तोल करना है। तो पोतवाध्यक्ष का मतलब क्या? माप तोल अधिकारी। कूप्याध्यक्ष, कूप धन अध्यक्ष। कूप का मतलब कुआं। कहाँ बनाना? जंगल में। ऐसे याद रखना बस। शुल्क का मतलब तो चुंगी या कर, है ना, चुंगी वसूलने वाला या कर वसूलने वाला व्यक्ति। सूत्राध्यक्ष क्या होता था? सूत्र वस्त्र। ठीक है ना, तो वस्त्र उत्पादन अधिकारी। सीता अध्यक्ष, सीता जी को हमने कहाँ भेजा था? वन्य भूमि में। ठीक है, तो वन्य भूमि का आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाया? आपका सीता अध्यक्ष कहलाया। सुराध्यक्ष, सुरा मतलब शराब, और शराब कौन से विभाग में आता? आबकारी विभाग में। कौन से विभाग में? आबकारी विभाग में। सोना अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अधिकारी क्या होता था? सोना अध्यक्ष। ठीक है, या फिर अवध्य पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी। ठीक है, अकारा, आकारा, आकर के काम करना है। कहां पर करना है? खान में काम करना है, इसलिए आकारा अध्यक्ष। ठीक है, अगला संस्था अध्यक्ष। संस्था मतलब क्या? व्यापार का निरीक्षक जो करने वाला व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? संस्था अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष, प्रोस्टिट्यूट्स जो होती थी। फिर हमने बात करी मुद्रा। तो मैंने कहा जब आपके पास में पैसा होगा तो विदेश में जाओगे घूमने के लिए, और विदेश में जाने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? माफ कीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज आप लोगों की क्या होती है भाई? पासपोर्ट, है ना। विदेश जाने के लिए क्या जरूरी होता है आपके लिए? पासपोर्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर पतना अध्यक्ष, पत्तन बंदरगाह। ठीक है ना, बंदरगाह का अधिकारी। नवाध्यक्ष, नौ धन अध्यक्ष, तो नौ से नौ सेना याद रखना। फिर देवता, धर्म की बात करते हैं तो इसलिए धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी। लोहा, लोहा क्या है? धातु, इसलिए धातु विभाग का अधिकारी। और महामात्या परसरप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? महामात्या परसरप आपका कहलाता था। अब देखिएगा, अब जो हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट आज की कक्षा में, एक तो हम बात करेंगे प्रमुख तीर्थों की, कि कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मैंने कुल 18 तीर्थ बताए, 26 अध्यक्ष बताए। उनमें से प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं उन तीर्थों की बात करेंगे, और साथ ही साथ उनका कार्य क्या था, उनका कार्य क्या था उसकी भी हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रमुख तीर्थ, प्रमुख तीर्थ, और फिर मैं यहाँ पर सामने लिखने वाला हूँ उसके कार्य। क्या लिखने वाला हूँ? कार्य। देखो बेटा ध्यान देना, मैंने आपको कहा कि सबसे जो प्रमुख तीर्थ था वो मंत्री और पुरोहित, मंत्री या पुरोहित, तो दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे वस्तुतः। ठीक है ना,
क्या? मंत्री या पुरोहित। नंबर 1, मंत्री या पुरोहित, मंत्री या पुरोहित। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे? पुरोहित, हित, हित की बात करने वाला, हित की बात करने वाला। किसके हित की बात करेगा? राजा के हित की बात करेगा। तो राजा को परामर्श या सलाह देने का जो कार्य करता था वो क्या कहलाता था? मंत्री या पुरोहित कहलाता था। क्या कहलाता था? मंत्री या पुरोहित। इसे प्रधानमंत्री एक तरीके से, ठीक है ना। और इसके जो है मौर्य काल में मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। बिंदुसार के शासनकाल के प्रारंभिक समय में प्रधानमंत्री कौन बने रहे? चाणक्य। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में कौन बने? राधागुप्त। कौन बने? राधागुप्त। और यही राधागुप्त आगे चल करके अशोक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो पुरोहित का मतलब क्या? राजा को सलाह देने वाला व्यक्ति, राजा को परामर्श या सलाह देने वाला व्यक्ति, हित की बात करने वाला वो व्यक्ति क्या? पुरोहित। राजा का प्रमुख, राजा को परामर्श, ठीक है, या सलाह देना इसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री का पद होता था ना, ठीक इसी प्रकार से सर्वोच्च पद होता था अमात्य का। ठीक है ना, आगे बात समझ में? इसी को अमात्य, है ना, मंत्री या पुरोहित कहते थे हम लोग। ठीक है, प्रमुख तीर्थ, इसी के लिए फिर शब्द महामात्य भी मिलता है, वो भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट शब्द मिलता है समाहर्ता। शब्द क्या मिलता है? समाहर्ता। देखो समाहर्ता भी बहुत इजी है, कैसे याद रखोगे? हर्ता मतलब हरण करने वाला। और क्या हरण करेगा बेटा? राजस्व। क्या हरण करेगा? राजस्व। हर्ता मतलब हरण करने वाला। हर्ता मतलब क्या? हरण करने वाला। क्या हरण करने वाला? राजस्व। तो इसका मतलब क्या? राजस्व संग्रह करता। राजस्व संग्रह करता, राजस्व संग्रह करता। देखो आपको चीजें समझ में तो आ रही थी ना। मैंने कहा कि तीर्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे जो केंद्र में है एक तरीके से, और फिर उनके नीचे कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे। उनके नीचे कौन? वो द्वितीय श्रेणी के थे। और यहाँ पर दोनों के बीच में युक्त और उपयुक्त नामक संयोजक कड़ी हुआ करती थी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो राजस्व संग्रहकर्ता जो होता था केंद्र में, उसके लिए शब्द क्या मिलता है? समाहर्ता। क्या शब्द मिलता है बेटा? समाहर्ता। नेक्स्ट सन्निधाता। शब्द क्या मिलता है? सन्निधाता। शब्द क्या मिलता है? सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब समझो बेटा। सन्निधाता का मतलब ये है कि सन्नी देओल। याद रखना, क्या याद रख लोगे? सन्नी देओल। भाई पैसे का कोषाध्यक्ष तो ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो किसी को ही नहीं दे। सन्नी देओल 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता ना। तो याद रखना सन्निधाता का मतलब क्या है? कोषाध्यक्ष। सन्नी देओल को कोषाध्यक्ष बनाना है। सन्निधाता कैसे याद रखोगे? सन्नी से सन्नी देओल याद रख लेना और उसको क्या बना देना? कोषाध्यक्ष। कौन से काल में? मौर्य काल में। तो सन्निधाता यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? कोषाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ठीक है, ये आपका क्या था? सन्निधाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट सेनापति। सेनापति, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान रखना कि सर्वोच्च सेनापति तो वैसे ही कौन होता था? राजा होता था। लेकिन उसके अलावा भी तो सामान्य सेनापति होता था। ठीक है ना, सामान्य सेनापति। सेना का अधिकारी, सेना का अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति। सेना का अधिकारी। लेकिन राजा के बाद में है ना सर्वोच्च अधिकारी तो सेना का कौन था? राजा ही था। ठीक है ना, सर्वोच्च सेनापति कौन था बेटा? राजा ही हुआ करता था। फिर आगे एक शब्द मिलता है युवराज। क्या शब्द मिलता है? युवराज। युवराज तो समझते ही है सब लोग, बताने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता युवराज बताने की जरूरत है। भाई राजा का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी आपका क्या कहलाता था बेटा? युवराज कहलाता था।
राजा का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? युवराज कहलाता था। क्लियर हो गई बात। अगला जो बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। एक शब्द आपसे पूछा जाता है प्रदेष्टा क्या पूछा जाता है? प्रदेष्टा। और दूसरा शब्द आपसे पूछा जाता है व्यवहारिक। प्रदेष्टा क्या है? फौजदारी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, फौजदारी मामले, ठीक है ना, राज्य और व्यक्ति के बीच के जो मामले होते थे उनको फौजदारी मामला कहा जाता था। मौर्य काल की बात कर रहा हूं बेटा, वर्तमान में परिभाषाएं बदल गई है अब, ठीक है। मैं मौर्य काल की बात कर रहा हूं कि राज्य और व्यक्ति के बीच में जो मामले होते थे वो फौजदारी मामले। और दूसरा तो फौजदारी मामले का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? आपका प्रदेष्टा कहलाता था। और वहीं पर एक शब्द मिलता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब यह था कि दीवानी मामलों का न्यायाधीश। दीवानी मामले चोरी, लूट मार से संबंधित जो मामले होते थे, मौर्य काल की बात कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, वो आपके क्या कहलाते थे? दीवानी मामले कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दीवानी मामले। तो दो शब्द महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके। कौन कौन सा? एक तो बन जाता प्रदेष्टा, दूसरा आपका बन जाता व्यवहारिक। शब्द याद रखिएगा। क्या शब्द याद रखेंगे? प्रदेष्टा, ठीक है। प्रदेष्टा का मतलब क्या है? फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश। प्रदेश में क्या होगी? फौज होगी। देखो कैसे याद रखोगे? प्रदेष्टा से याद क्या रखोगे? प्रदेश, है ना, प्रदेष्टा, प्रदेश याद रख लो। और प्रदेश में क्या लगानी है? हमें फौज लगानी है, ठीक है ना। तो फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हो गया याद। प्रदेश में किसको खड़ा करना है आपको? फौज को, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति व्यवहार निभाएगा तो वो दीवाना ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल व्यवहारशील लोगों की दुनिया रही नहीं है, ठीक है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सहज होता है, सरल होता है ना, फिर लोग उसके आजकल मजे लेने लग गए। खैर, तो प्रदेष्टा फौजदारी मामलों का, फौजदारी मामलों का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? आपका प्रदेष्टा। प्रदेश में तो बेटा फौज लगानी है आपको, ठीक है भाई। दूसरा व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या होगा बेटा जी? ध्यान रखना कि दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश, दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायाधीश तो जो है राजा ही हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश। अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायाधीश कौन हुआ करता था? याद रखना, राजा ही हुआ करता था, शासक ही हुआ करता था। आगे शब्द याद रखिएगा, नायक। क्या शब्द याद रखेंगे आप? नायक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नायक कौन होगा भाई? देखो जैसे ये लोग हैं, नायक मतलब एक तरीके से नेताजी। और नेताजी आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 10 लोगों के सबसे आगे चल रहा है, नायक बन के चल रहा है, नेता बन के चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा मौर्य काल में क्या होता था कि जो सेना जाती थी युद्ध के लिए, तो आगे आगे एक नायक चलता था। कौन चलता था? नायक आगे रहेगा, जो सेना का ध्वज थाम करके रहेगा, या मौर्य कालीन जो ध्वज होता था उसको थाम करके रहता था, ठीक है ना। तो याद रखना, सेना का संचालक, सेना का संचालक क्या कहलाता था? मौर्य काल में नायक कहलाता था, ठीक है। तो सेना का संचालक, सेना का संचालक, सेना का संचालक क्या कहलाता था? आपका नायक कहलाता था। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला शब्द आता है, शब्द मिलता है कर्मांतिक। शब्द क्या मिलता है? कर्मांतिक। कर्म करना, कर्म का मतलब काम करेगा, और काम करेगा तो भैया जो काम करेगा वही उद्योग चला सकता है, यस और नो, वही काम धंधा चला सकता है। काम धंधा याद रखना, कर्मांतिक से याद क्या रखोगे? काम धंधा। काम करने वाला व्यक्ति तो उद्योग चला सकता है, हर कोई व्यक्ति उद्योग थोड़ा ही चला सकता है, नहीं चला सकता ना। तो कर्मांतिक से याद रखिएगा कि उद्योग का किसका? उद्योग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? कर्मांतिक कहलाता था। क्या कहलाता था? कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योग का सर्वोच्च अधिकारी,
उद्योग का सर्वोच्च अधिकारी। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला शब्द महत्वपूर्ण है। क्या शब्द? दंडपाल। क्या शब्द याद रखोगे? दंडपाल। दंड कौन देगा? सेना। कौन देगी बेटा? दंड कौन देगा? सेना देगा। तो सेना दंड देगा तो कोई ना कोई भाई उसके पास में सामग्री भी होनी चाहिए। तो सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाल कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपाल। दंडपाल। याद रखिएगा क्या कि सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, जुटाने वाला अधिकारी आपका क्या कहलाता था बेटा? दंडपाल कहलाता था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगला शब्द प्रशासता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है प्रशासता और दंडपाल। ठीक है ना, दंडपाल का मतलब कहीं न्यायाधीश मत कर देना, ठीक है, या पुलिस अधिकारी मत कर देना। ठीक है, याद रखना प्रशासता। प्रशासता बहुत सस्ता। सस्ते क्या होते हैं? कागज। देखो याद कैसे रखोगे? प्रशासता। प्रशासता में शब्द याद क्या रखोगे? सस्ता। सस्ता क्या होते हैं? सस्ते कागज होते हैं भाई। क्या होते हैं? कागज होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कागज को हम लोग क्या करते हैं? उठा करके उसके ऊपर लिख देते हैं हम लोग सारी चीजें। अभी कई लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, और जिस दिन किसी भाई का सिलेक्शन नहीं होगा तो उसको गुस्सा आएगा, और बाहर से जब आवाज आएगी 10 रुपए किलो, है ना, तो उसको अरे रुक रुक रुक, अब वो पीछे वाला तो 15 दे रहा था, 15 में ले 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 ले, है ना। तो देखो कागज क्या है? कागज। लेकिन अभी आप तो कागजों को सुरक्षित रख रहे हो, लेकिन या फिर आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो कागजों को सुरक्षित रखोगे ना, राजकीय कागज होंगे, है ना। तो राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने का काम होता था एक तो इसका। दूसरा क्या? फिर राजकीय जो सूचनाएं होती थी उनको, मैंने कहा ना, आप कागज के ऊपर लिखते हो, लिपिबद्ध करते हैं। लिखने का मतलब क्या है? एक तरफ उसे लिपिबद्ध करना। तो एक तो राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, और दूसरा इसके पास में क्या होता था? राजकीय सूचनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य भी इसके पास में होता था। तो राजकीय कागजों को सुरक्षित रखना पहला कार्य। इसके दो कार्य हैं बेटा। पहला क्या है? राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वे राजकीय सूचनाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था बेटा? याद रखना, प्रशासता कहलाता था। चलिए, हो गई बात क्लियर, आगे चलते हैं। अगला एक शब्द याद रखिएगा, नागरिक। शब्द याद क्या रखेंगे? नागरिक। क्या शब्द याद रखेंगे बेटा? नागरिक। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ध्यान से सुनना, इंपोर्टेंट कर देता हूं मैं आपको यहीं पर इसको। नागरिक कैसे याद रखोगे? नागरिक का मतलब, एक तो नागरिक को याद रखना है नगर से। कैसे याद रखोगे? नगर। तो एक तो नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी, और नगर का यदि प्रमुख अधिकारी होगा तो उसे यह भी पता होगा कि नगर की जनसंख्या कितनी है,
देखो कैसे याद रखोगे, नागरिक को याद रखने का ट्रिक क्या है कि नागरिक को कैसे याद रखोगे, नगर, ठीक है, कैसे, नगर, तो नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी, और दूसरा नगर का प्रमुख अधिकारी तो उसे यह भी सूचना रहेगी कि मेरे नगर में कुल कितने रहने वाले हैं, तो जनगणना अधिकारी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनना, कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से काल में की गई थी, मौर्य काल में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से काल में की गई थी, तो मौर्य काल में। और जनगणना करने वाला अधिकारी कौन था बेटा, नागरिक। तो दो कार्य हो गए, एक तो नगर का प्रमुख अधिकारी और दूसरा क्या, जनगणना अधिकारी। देखो दो काम है इसका, एक तो नगर का प्रमुख अधिकारी। देखो प्रश्न किस तरीके से आ सकता है कि मौर्य काल में नगर का प्रमुख अधिकारी किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न किस तरीके से आ सकता है कि मौर्य काल में जनगणना करने वाले अधिकारी, है ना, किस नाम से जाना जाता था, तो नागरिक, ठीक है। दूसरा इसके पास में क्या था, जनगणना अधिकारी, जनगणना अधिकारी। हालांकि ये बात आगे मैं लिखाऊंगा आपको, फिर भी यदि कोई लिखना चाहो तो अभी यहीं पे नोट लगा के लिख लेना कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जो है जनगणना कौन से काल में की गई थी, तो मौर्य काल में की गई थी। कौन से काल में की गई थी, मौर्य काल में की गई थी। आगे बात समझ में क्लियर है। अगला हम सब बात करते हैं आटविक। शब्द क्या है, आटविक। देखिएगा आटविक का मतलब क्या है, आट का तो मतलब ही आप समझते हैं वन। आट किसको बोलते हैं, वन को। तो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी, एक हमने कुपा अध्यक्ष पढ़ा था, वो अध्यक्ष था, ये अधिकारी है, ठीक है। अगली बात समझ में, कुप्या अध्यक्ष पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो ध्यान देना कि आटविक, आट का मतलब क्या होता है, जंगल। तो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या चीज है, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी बेटा जी क्या कहलाता है, आटविक कहलाता था। क्या कहलाता था, आटविक। अगला शब्द याद रखना, दौवारिक। शब्द याद क्या रखेंगे, दौवारिक। क्या शब्द याद रखेंगे, दौवारिक। क्या होता था बेटा दौवारिक, देखिएगा दौवारिक किसको बोलते थे, दौवारिक से याद रखिएगा द्वार। क्या याद रखेंगे, द्वार, बड़ा बड़ा द्वार किसके होता था, राजप्रासाद के, राजमहल। राजप्रासाद का मतलब राजमहल। तो राजप्रासाद का प्रमुख जो अधिकारी होता था वो क्या होता था, दौवारिक। देखो याद कैसे रखोगे, दौवारिक से याद रखोगे द्वार, और द्वार किसका होगा, बड़ा, राजप्रासाद का। तो राजप्रासाद का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, दौवारिक। राजप्रासाद का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था बेटा जी, दौवारिक कहलाता था। क्या कहलाता था, दौवारिक कहलाता था। चीजें हो रही है ना, याद आ रही है ना, हो रही है ना आपको आराम से। अगला शब्द दुर्गपाल। शब्द क्या है, दुर्गपाल। दुर्ग का मतलब तो आप सब समझते ही हो, दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। तो दुर्गों का रक्षक, पाल का मतलब पालक, रक्षा करने वाला। दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था, दुर्गपाल। दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था, दुर्गपाल कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर। लास्ट में अंतपाल। देखो अंतपाल को कैसे याद रखोगे, जैसे मेरा ये साम्राज्य है, साम्राज्य की ये राजधानी, अंत में आ जाओ भाई, कहां पर आ जाओ, अंत में आ जाओ। देखो यहां पर आ जाओ अंत में, ठीक है। तो अंत मतलब ये हमारी सीमा आ गई ना, क्या आ गई, सीमा आ गई, यस और नो। तो सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था वो क्या कहलाता था, अंतपाल। अंत में आ जाओ, राज्य के अंत में आ जाओ। कहां पर आ जाओ, अंत में आ जाओ। अंत मतलब सीमा लग रही है जहां पर, ठीक है ना। तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक,
सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था बेटा जी, याद रखना, क्या कहलाता था, अंतपाल कहलाता था। क्या कहलाता था, अंतपाल कहलाता था। तो ये हमने बात कर ली अंत में अंतपाल की, किसकी, अंतपाल की। हमने केंद्रीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारियों की बात कर ली है, ठीक है। एक हमने तीर्थों की बात कर ली है, एक हमने बात कर ली अध्यक्षों की। किसकी बात कर ली है, अध्यक्षों की। आ गई बात समझ में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका प्रांतीय प्रशासन, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहां से। क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, देखो ध्यान देना। तो एक तो पहली बात तो देखो, चाहे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात कर लो, चाहे कृषि की बात कर लो, चाहे राज व्यवस्था की बात कर लो, चाहे सामाजिक जीवन की बात कर लो, चाहे केंद्रीय प्रशासन की बात कर लो, चाहे प्रांतीय प्रशासन की बात कर लो, इन समस्त चीजों का उल्लेख हमें एक ही जगह से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा, अर्थशास्त्र से। जहां अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों मिलेगा वहां पर मैं आपको अलग से और समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला आपका प्रश्न क्या आता है कि मौर्यकालीन जो साम्राज्य था, ये मौर्यकालीन साम्राज्य है, ये पूरा एक साम्राज्य है, ठीक है। ये आपकी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो मौर्यकालीन साम्राज्य किस में विभाजित था, पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है सीधा सीधा। मौर्यकालीन साम्राज्य किस में विभाजित था, तो प्रांतों में विभाजित था। किस में विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। प्रांतों में आपको क्या चलाना है बेटा, चक्र चलाना है। ध्यान से सुनना कि मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो मौर्यकालीन साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। या कई जगह इसके लिए शब्द मिलता है आहार। क्या शब्द मिलता है, आहार। तो ये भी आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है, ठीक है, कि मौर्यकालीन साम्राज्य किस में विभाजित था, प्रांतों में। और प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। एक प्रश्न आता है, फिर इसी के संदर्भ में मैं कंपेयर करते हुए बात बता रहा हूं आपको। आपका प्रश्न आता है मुगल काल से कि मुगलकालीन साम्राज्य किस में विभाजित था। तो मुगलकालीन साम्राज्य जो था वो किस में विभाजित था बेटा, सूबों में। किसमें, सूबों में विभाजित था। किसमें विभाजित था, तो सूबे का मतलब एक तरीके से प्रांत होता है, और यहाँ चक्र का मतलब ये एक तरीके से प्रांत। फिर हो सकता है कि गुप्त काल के बारे में पूछ ले, तो वहां पर गुप्त काल में शब्द मिलता है भुक्ति। प्रांतों को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, देखो ध्यान से सुनना कि एक पहली बात तो वही बात कि उल्लेख कहां पर है, अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में, ठीक है। दूसरी बात क्या कि मौर्यकालीन साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था। जिन्हें चक्र या आहार कहा जाता था, जिन्हें ज्यादातर जगह चक्र ही शब्द मिलता है, ठीक है, जिन्हें चक्र कहा जाता था। कई जगह शब्द मिल जाता है आहार, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक प्रश्न। अब देखो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या प्रश्न बनता है,
उसके बारे में यहीं पर ध्यान से सुनना। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? सीधा सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है, सीधा बेसिक सा प्रश्न बनता है, बहुत सिंपल सा। यदि प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अभी मैं बताने वाला हूं कि प्रांतों की संख्या 4 हुआ करती थी। फिर आपका बेसिक सा प्रश्न क्या बनता है कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। कितनी थी? 5 थी। कौन कौन से थे? ये फिर आ जाएगा थोड़ा सा मुश्किल वाला प्रश्न, है ना, लेकिन अपने तो गड़बड़ तो कुछ होनी नहीं है। मुझे पता है कि मैं आपको यहीं पे याद करवाने वाला हूं, ठीक है। कैसे? देखो, हम प्रांतों की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रांत कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर एक उत्तर से स्टार्ट करते हैं और आपका शब्द बनता है उत्तरापथ। एक तरफ मैं प्रांत लिख रहा हूं और एक तरफ मैं इसकी राजधानी लिखूंगा। ये तो आपका क्या हो गया? प्रांत हो गया। और एक तरफ मैं इसकी क्या लिख देता हूं? राजधानी लिख देता हूं। एक तरफ इसकी क्या लिख देता हूं? राजधानी, क्योंकि सम्मिलित करने वाले प्रश्न में इस तरीके का प्रश्न आप लोगों का आ जाया करता है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर से, फिर उत्तर के बाद में हम कहां जाएंगे? दक्षिणापथ। उत्तरापथ, तो उत्तरापथ के बाद में क्या हो गया आपका? दक्षिणापथ। क्या हो गया? दक्षिणापथ, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी बताने वाला हूं, फिर अभी दक्षिणापथ की भी बताऊंगा, चिंता मत करो। उत्तर दक्षिण हो गया, फिर बीच में अब क्या करें? याद रखना, देखो सर ने कैसे कहा था, उत्तर दक्षिण हो गया तो अब क्या करें? तो अब से याद रखिएगा अवंती। नंबर 3 शब्द याद क्या रखोगे? अवंती। क्या याद रखोगे? अवंती। अब क्या करेंगे? तो अवंती। अब क्या करेंगे? बीच में आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा मध्य देश। क्या याद रखेंगे? मध्य देश। और बीच में आ गए, जब बीच में आएंगे तो लास्ट में जाकर के हमने तो कलिंग में युद्ध लड़ लिया था। तो याद रखिएगा बेटा जी, क्या याद रखेंगे? कलिंग। क्या शब्द याद रखेंगे? कलिंग। ये लो साहब। अब देखो, अभी मैं उत्तरापथ भी समझाऊंगा आपको कौन सा था, दक्षिणापथ भी समझाऊंगा, ठीक है। अवंती मध्य देश की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उत्तरापथ की जो राजधानी हुआ करती थी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी पूछ ले तो याद रखना, उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ से दक्षिण भारत कौन सा? अब देखो समझो इस चीज को। ठीक है, ध्यान देना, ये वहां जो पार्ट है तक्षशिला से लेकर के यहाँ पाटलिपुत्र होते हुए यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को, ठीक है ना, क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। यहाँ गुजरात के नीचे से, यहाँ से लेकर के यहाँ तमिल प्रदेश तक जाने वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? दक्षिणापथ कहलाता था। क्या कहलाता था? दक्षिणापथ कहलाता था। बीच में यहाँ पर जो पाटलिपुत्र है मध्य में है, इसलिए मध्य में तो राजधानी होनी चाहिए भैया, मध्य देश है। क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया। और फिर यदि हम बात करते हैं एमपी की, अवंती उज्जैन। फिर हमने बात कर ली कहाँ की? कलिंग की। किसकी बात कर ली हमने? कलिंग उड़ीसा की। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो, दक्षिण भारत में क्या होता है? सोना ज्यादा होता है ना, और सोने को हमने याद रख लेना। देखो, दक्षिणापथ में दक्षिण भारत हो गया, उत्तरापथ में उत्तर भारत हो गया पूरा का पूरा। इसकी राजधानी क्या हो गई? तक्षशिला। दक्षिण भारत में क्या? दक्षिण भारत आएगा, और दक्षिण भारत में क्या? सोना ज्यादा होता है, तो इसलिए याद रखिए सुवर्णगिरी। क्या याद रखेंगे? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। आ गई बात समझ? क्लियर हो गया ना?
आगे बात करते हैं अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। तो अवंती की राजधानी याद रखना उज्जैन। और मध्य देश का मतलब तो मेरा मध्य का हार्ट देश, मेरा मध्य का देश क्या है? पाटलिपुत्र। जहां पर राजधानी थी उसकी क्या थी? पाटलिपुत्र। मध्य देश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। क्या बेटा जी? पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या याद रखो कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, और लास्ट में कलिंग। कलिंग वाला तो मैंने जब आपको कलिंग का युद्ध पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से स्पष्ट मैंने करवा दिया था कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। अब ध्यान रखना क्या कि 1 से लेकर के 4 तक तो ये किसके समय थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने थे? 1 to 4। यहां लिख देता हूं 1 to 4। 1 to 4 मतलब 1 से लेकर के 4 तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और 1 से लेकर के 5 1 to 5 1 1 से 5 1 to 5 कर देते हैं, ठीक है ना। 1 से 5 किसके समय? अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय। अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी बेटा? पूछ लेंगे तो अशोक के समय 5 प्रांत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी है? 4। आगे ना बात समझ में क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बता देता हूं कि प्रांतों का प्रशासन, प्रांतों का प्रशासन किया किसको दिया जाता था? तो मैंने आपको बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद में वहां का प्रशासन, देखो तोसली को राजधानी बनाया और तोसली को राजधानी बनाने के बाद में क्या किया गया? वहां का प्रशासन जो था वो किसको सौंप दिया गया था? तोसली के राजकुमार को। तो प्रांतों का प्रशासन वहां के राजकुमार या अपने निकट संबंधियों को दिया जाता था। याद रखिएगा कि प्रांतों का प्रशासन प्रांतों का प्रशासन किसको दिया जाता था? राजकुमारों को या अपने निकट संबंधियों को दे दिया जाता था, राजकुमारों को। ठीक है, प्रांतों का प्रशासन किसको दिया जाता था? अपने निकट संबंधियों या फिर राजकुमारों को दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, विशेष रूप से हमने बात कर ली। देखो 5 प्रांत थे मौर्य काल में, 5वां जो बना था वो कलिंग बना था। किसके समय? अशोक के समय। और कलिंग की राजधानी तोसली। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन, मध्य देश की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांतों की संख्या कितनी थी? याद रखना 4 थी। कितनी थी? 4। और वहीं अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5, क्योंकि बढ़कर के कलिंग के ऊपर अशोक ने क्या कर लिया था? विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए वहां बढ़कर के प्रांतों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है बेटा? याद रखना 5। अब हम बात करेंगे साम्राज्य विभाजन की। किसकी बात करेंगे? साम्राज्य विभाजन की। देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि साम्राज्य का विभाजन किस प्रकार से होता था? संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन किस प्रकार से? साम्राज्य विभाजन, ध्यान देना।
हालांकि प्रयास यही कर रहा हूँ मैं कि आपको चीज़ें यहीं की यहीं क्लास की क्लास में याद करवा दी जाए ताकि काम खत्म हो जाए, पापों कटे। ठीक है। साम्राज्य विभाजन, साम्राज्य की इकाइयों की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी और साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी, देखो सबसे बड़ी, साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, साम्राज्य। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, नंबर 1 पे लिख रहा हूं मैं, साम्राज्य। और साम्राज्य का मतलब क्या है बेटा, देश। और उसका देश का प्रशासक कौन होता था, स्वयं सम्राट, स्वयं सम्राट। राजधानी जो थी वहां पर कौन बैठता था, सम्राट बैठता था। आगे बात समझ क्लियर है। तो साम्राज्य का विभाजन अभी मैंने बताया किस में था, प्रांतों में। साम्राज्य किस में विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था, प्रांत में। और प्रांत को क्या कह दिया गया, चक्र कह दिया गया। प्रांत को क्या कह दिया बेटा, चक्र कह दिया गया। और प्रांतों का प्रशासक किसको नियुक्त किया था जाता था, राजकुमार को। प्रांतों का जो है वो कौन होता था प्रशासक, राजकुमार होता था, या फिर सगे संबंधी जो निकट संबंधी लोग होते थे वो होते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था प्रांतपाल। क्या शब्द कहा जाता था इनके लिए, प्रांतपाल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे सुनो कि प्रांत जो थे ना वो किस में विभाजित थे, आहार में। प्रांत किस में विभाजित थे, आहार में विभाजित थे। ठीक है, आहार या इसी के लिए शब्द क्या मिलता है, विषय। आहार या इसी के लिए शब्द क्या मिलता है, विषय। ठीक है ना, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले केवल समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, प्रांत किस में विभाजित थे, आहार या विषय में विभाजित थे। और इसका जो प्रशासक होता था, आहार या विषय का मतलब देखो क्या है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। खैर, आहार या विषय का जो प्रशासक होता था उसको कहते थे स्थानिक। क्या बोलते थे बेटा, स्थानिक बोलते थे। आहार या इसको क्या बोलते थे, विषय। आहार या विषय का जो प्रशासक होता था उसको क्या बोलते थे, स्थानिक। नंबर 4, नंबर 2 तो ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 आपका देखो, नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा स्थानीय। क्या चीज आएगा, स्थानीय। और देखिएगा स्थानीय से याद रखना है आपको, क्या याद रखना, स्थानीय में कितने गांव, 800 गांव। 800 गांवों का समूह, 800 गांवों का समूह, 800 गांवों का समूह, 800 गांवों का समूह क्या कहलाता था, स्थानीय कहलाता था। क्या कहलाता था, स्थानीय कहलाता था। फिर देखिए नंबर 5 पे शब्द आता है आपका द्रोणमुख। शब्द क्या आता है, द्रोणमुख। शब्द क्या आता है बेटा, द्रोणमुख। द्रोणमुख, इसका आधा कर दो। अब आधा करोगे मतलब 800 का आधा कितना होगा, 400 गांवों का समूह। 400 गांवों का समूह क्या कहलाता था, द्रोणमुख कहलाता था। द्रोणमुख से नीचे शब्द लिखना याद रखना, खावर्टिक। शब्द याद क्या रखेंगे बेटा, खावर्टिक। बस अब आधा आधा करता जाओ। खावर्टिक का मतलब कितने गांव, 200 गांवों का समूह। कितना गांव का समूह, 200 गांवों का समूह। ठीक है, फिर खावर्टिक से जस्ट नीचे क्या आएगा, संग्रहण। नंबर 7 पे क्या आएगा, संग्रहण। ठीक है, संग्रहण का मतलब देखो, फिर इसका आधा करो। 200 का कितना हो गया, आधा 100। तो 100 गांवों का समूह, कितने गांव का समूह, 100 गांव का समूह क्या कहलाता था आपका, संग्रहण कहलाता था। और सबसे छोटी इकाई क्या थी, नंबर 8। नंबर 8 बेटा क्या है आपका, ग्राम। क्या था, ग्राम। आगे बात समझ में, ग्राम क्या था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या था, ग्राम था। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना, याद हो गया ना, मुझे पता है याद नहीं हुआ। अब मैं करवाता हूं इसको याद, देखो कैसे। पहले एक चीज और लिख देता हूं, स्थानिक से लेकर के यहां तक मतलब कहां तक, संग्रहण तक।
इनका जो प्रशासक होता था वो प्रशासक आपका क्या कहलाता था? गोप। प्रशासक जो था इनका क्या कहलाता था बेटा? गोप कहलाता था। प्रशासक क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। बस दिमाग में बिठा लो केवल, अब मैं याद भी करवाऊंगा आपको। और प्रत्येक गोप के अधीन 10 गांव होते थे। प्रत्येक गोप के अधीन, प्रत्येक गोप के अधीन कितने गांव? 10 गांव होते थे। एक गोप के अधीन कितने गांव होते थे? 10 गांव होते थे। कितना? 10 गांव होते थे। आगे बात समझे। अब देखो, गांव का जो मुखिया होता था ना, वो गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामीक। शब्द क्या मिलता है? ग्रामीक। गांव का मुखिया आपका क्या कहलाता था? ग्रामीक। क्या कहलाता था? ग्रामीक। अब देखो याद करवाता हूं। देखो, साम्राज्य का मतलब क्या है? देश। इसका मतलब आपका, प्रांत का मतलब आपका क्या हो गया बेटा? राज्य। ठीक है। आहार का मतलब क्या हो गया? जिला। आहार का मतलब क्या हो गया? जिला। ठीक है। स्थानीय का मतलब क्या हो गया? स्थानीय का मतलब एक तरीके से आपका तहसील। ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? तहसील। ठीक है। स्थानीय का मतलब एक तरीके से क्या है आपका? तहसील है। ठीक है। और फिर आगे तहसीलों का भी आगे विभाजन है ना, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत, फिर इस तरीके से। ठीक है। तो अब ध्यान रखना, बस ये इतना विशेष रूप से आप इतना ही ध्यान रख लो, ये तो ही बहुत है। ठीक है। आहार का मतलब एक तरीके से जिला, प्रांत का मतलब था राज्य। अब देखो याद कैसे करना है इसको। याद ऐसे करना है कि साम्राज्य का मतलब देश, प्रांत का मतलब राज्य। प्रांत, साम्राज्य कैसे विभाजित था? प्रांतों में। और प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए हमें आहार बनाना है, भोजन बनाना है। हमारा प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उसके लिए आहार बनाना है। और आहार कौन कौन खाएंगे? तो स्थानीय लोग खाएंगे। आहार कौन खाएगा? स्थानीय लोग खाएंगे। और स्थानीय लोग खाएंगे किससे? खाएंगे मुख से खाएंगे। स्थानीय लोग खाएंगे किससे? द्रोण मुख से। मुख से खाएंगे। और मुख से खाएंगे, खाएंगे मतलब क्या? खावर्टिक। क्या चीज? खावर्टिक। और खाने के बाद में पेट में क्या कर लेंगे? संग्रहण कर लेंगे। पेट में क्या कर लेंगे? संग्रहण कर लेंगे। फिर सुबह सुबह गांव में जाएंगे। सुबह सुबह कहां जाएंगे? गांव में जाएंगे। देखो वापस सुनना। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रांत आहार में विभाजित थे। तो देखो, साम्राज्य में क्या थे? प्रांत थे। प्रांत के लिए हमारा सबसे बड़ा विषय क्या है? कि उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी, आहार की व्यवस्था करनी है। आहार कौन खाएंगे? वहां के स्थानीय लोग खाएंगे। कौन खाएंगे? स्थानीय लोग खाएंगे। किससे खाएंगे? मुख से खाएंगे। किससे खाएंगे? मुख से खाएंगे। क्या करेंगे? मुख से खाएंगे, खावर्टिक। और खाने के बाद क्या कर लेंगे? संग्रहण कर लेंगे। और संग्रहण करने के बाद कहां जाएंगे? ग्राम में जाएंगे। कहां जाएंगे? ग्राम में जाएंगे, मतलब गांव में जाएंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी होगी बेटा? ग्राम होगा। कौन सा होगा? ग्राम। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीक। प्रांत या चक्र का मुखिया राजकुमार या प्रांतपाल। आहार या विषय का मुखिया होता था स्थानिक। अब देखो याद रखना, याद क्या रखना है? याद क्या रखना है कि स्थानीय में 800 गांवों का समूह। स्थानीय में कितने? 800 गांव। द्रोणमुख में 400 गांव, खावर्टिक में 200 गांव और संग्रहण में 100 गांव। इन गांव का जो मुखिया होता था वो मुखिया क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। क्या कहलाता था? गोप। और एक गोप के अधीन 10 गांव। एक गोप के अधीन कितने? 10 गांव। तो जैसे यहाँ पर 800 गोप, 800 गांव हो गए, तो 800 गांवों में कितने गोप नियुक्त होंगे तब उसका प्रशासन सुचारू रूप से संचालित होगा? बताओ। 80 गोप। कितने? 80 गोप जब होंगे तब इसका प्रशासन क्या हो जाएगा? आपका सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो जाएगा। 400 गांव में कितने? 40। 200 में कितने? 20।
100 गांव में कितने 10 गोप होंगे, कितने गोप होंगे 10 गोप होंगे। आ गई बात समझ में। और मैंने आपको बताया था कि नगर का जो जनगणना अधिकारी था वो क्या कहलाता था, आपका नागरिक कहलाता था। क्या कहलाता था, नागरिक कहलाता था। आगे बात समझ में। ये बात हमने कर ली। प्राचीन भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, मौर्य काल में हुई। आधुनिक भारत में यदि हम बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी 1872 में, आप लोगों को पता ही है। और यदि हम बात करें निरंतर रूप से, जब बाद में 10 वर्षीय अंतराल के बाद में जनगणना करने का कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रारंभ किया गया था, नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद में, है ना। आगे बात समझ। यदि कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस होती थी, और पुलिस को क्या कहा जाता था, रक्षण कहा जाता था। पुलिस को क्या कहा जाता था, रक्षण कहा जाता था। बातें लिख रहा हूं सारी। कि नगर का जनगणना अधिकारी, नगर का जनगणना अधिकारी क्या कहलाता था, नागरिक कहलाता था। नागरिक कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर है। कुछ नोट लगा रहा हूं मैं, देखिएगा नोट। कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना मौर्य काल में की गई। मौर्य काल में की गई। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जनगणना, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है बेटा, ठीक है। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो, जिसने मेयो कॉलेज बसाया था अजमेर में, मेयो के काल में 1872 ईस्वी में की गई। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बात कि नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में प्रारंभ की गई। 1881 ईस्वी में प्रारंभ की गई। एक बात याद रखिएगा कि अपराधों के पर नियंत्रण हेतु पुलिस होती थी, जिसे रक्षण कहा जाता था।
ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रांतीय प्रशासन। बात कर लेते हैं नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन, देखो बेटा ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे? अब तक हम एक बात पढ़ते आए हैं कि प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया, केंद्रीय प्रशासन का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया। तो अब मुझे बताओ कि नगरीय प्रशासन का उल्लेख किसने किया? मैंने नहीं, ध्यान से सुनना कि नगर प्रशासन का उल्लेख केवल मेगस्थनीज ने किया है और मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की बात की गई है और पाटलिपुत्र को संपूर्ण साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर बताया गया है। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र को उसने यहां पर एक शब्द यूज लिया है। क्या शब्द यूज लिया है? पोलीब्रोथा। क्या शब्द? पोलीब्रोथा या पोलीबोथा। ठीक है, पाटलिपुत्र को उसने इंडिका में मेगस्थनीज ने किस नाम से? पोलीब्रोथा के नाम से कहा है। और वो कहता है कि इतना बड़ा नगर है कि इस संपूर्ण नगर का जो प्रशासन है वो नगर का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा देखा जाता है। 6 समितियों के द्वारा देखा जाता है और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर के 30 सदस्यों के द्वारा इस संपूर्ण पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन देखा जाता है। आगे बात समझ में? कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या समितियां थी, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बताता हूं मैं आप लोगों को। हालांकि समय कम है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले वो जो बात करता है वो बात करता है उद्योग समिति की। किसकी बात करता है? देखो ध्यान से सुनना कि यदि हमें किसी भी नगर का विकास करना है तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? उद्योग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? उद्योग लगाना पड़ेगा। इसलिए वो सबसे पहले बात करता है उद्योग समिति की। अब यदि उद्योग लगाया, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली? उद्योग की बात कर ली। किसकी? उद्योग। भाई नगर को यदि विकसित अवस्था में लाना है तो अर्थव्यवस्था सुधारनी पड़ेगी और इसके लिए उद्योग लगाना जरूरी है, इसलिए उद्योग समिति। अब उद्योग लगाएंगे तो बाहर विदेशों से हमें इन्वेस्टमेंट एफडीआई लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? एफडीआई। और उसके लिए हमें विदेशियों की देखभाल करनी पड़ेगी, देख रेख करनी पड़ेगी। तो नंबर 2 विदेशी देख रेख समिति। उद्योग स्थापित करवा दिया, नंबर 2 विदेशियों से इन्वेस्टमेंट करवा दिया, विदेशियों की देख रेख करके। ठीक है, केवल समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। अब जब हमें ये दोनों चीजें हो गई, उद्योगों का हमने खाका तैयार कर लिया, तो फिर हमें पता करना है कि उस नगर में कितने लोग हैं ताकि उस हिसाब से हमें उद्योग स्थापित करने में सुविधा हो सके। तो जनगणना समिति, कौन सी समिति? जनगणना समिति। और जनगणना करेंगे तो दोनों चीजें भी पता रखनी पड़ेगी, जन्म कितने लोगों को हुआ और मृत्यु कितने लोगों की। तो जन्म मृत्यु का पंजीयन करने वाली समिति या जनगणना समिति उसे कहा जाता था। जब हमने जनगणना कर ली, नंबर 3 बेटा जी क्या? जनगणना। जब हमने जनगणना कर ली तो फिर हमें पता लगाना चाहिए कि साहब यहाँ पर हम स्थापित कर सकते हैं क्या? व्यापार और वाणिज्य। तो क्या? व्यापार वाणिज्य समिति। व्यापार या वाणिज्य समिति, व्यापार या वाणिज्य समिति। अब उस हिसाब से हमने क्या कर लिया है? वहां पर व्यापार वाणिज्य स्थापित कर दिया। अब व्यापार वाणिज्य तो हमने स्थापित कर दिया, लेकिन जो चीजें वहां पर बिक रही है उन चीजों का हमें पता भी तो रखना पड़ेगा ना। कोई भाई जमाखोरी तो नहीं कर रहा, कहीं बराबर से विक्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए नंबर 5 जो समिति बताता है वो कौन सी? विक्रय समिति। कौन सी? विक्रय समिति, जो ये निरीक्षण करेगा कि सही रूप से विक्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निर्मित वस्तुओं का सही रूप से विक्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा है, कोई कालाबाजारी तो नहीं कर रहा है। तो विक्रय समिति। और लास्ट में जो है कि भाई जितना विक्रय किया उसका हमें टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बिक्री कर समिति। कौन सी? बिक्री कर समिति। ये 6 समितियां बताई गई है किसके द्वारा? मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि 6 प्रकार की समितियां बताता है। कौन बताता है? मेगस्थनीज बताता है। कहां पर बताता है? अपनी इंडिका में बताता है।
आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं हमारी अगली कक्षा में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे से मैंने ये प्रयास किया कि चीज़ों को कनेक्ट करके आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि हम इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, ठीक है। चलिए, खैर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।